कि साहब बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मेशन में बनेगा, इस तरह के 3 डायमेंशन फॉर्म में बनेगा। अब साहब ये 3 डायमेंशन फॉर्म में जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस 3 डायमेंशन फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है, इसके सारे x वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और सारे x y वाले कंपोनेंट, देखो ऐसे फील्ड लाइंस, ऐसे 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 फील्ड लाइंस है, तो सारा x वाला कंपोनेंट ऐड होगा, y वाला कैंसिल होगा। तो सिंपल सा इसका डेरिवेशन होता है, छोटा सा q मान के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, फिर सारे का ऐड कर, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा चार्ज आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें। आपने क्यू रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू, है ना। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं के तो आता ही है, तो के क्यू आर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे उससे अबे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट एक्स एक्सिस तब ऐड हो गया तो आगे की तरफ आएगा। तो के क्यू आर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे के क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो रिंग के एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है ई, दैट इज के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। ऐसा मुझे ना इस फॉर्मेट में याद रहता है, चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको ना एक्स लिख लेता हूं मैं, के क्यू एक्स। हम ऐसे बोलने में ना बैठ जाता है दिमाग जवान पे, के क्यू एक्स, के क्यू एक्स। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कुछ नहीं किया बेटा, आर को एक्स ले गया, बोलो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसमें बहुत कुछ समझाने को है बेटा, तो रेदर देन कि मैं डिराइव करूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं इसमें कंसेप्ट सिखाऊं। बहुत अच्छे सवाल इस कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से अच्छे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अगर एग्जैक्टली मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जहां पे एक्स को मैं 0 रख देता हूं, एग्जैक्टली सेंटर पे, तो आप जानते हो सिमेट्रिकली चार्ज पॉलीगॉन ही तो है ये जी, पूरा का पूरा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से कैंसिल हो जाएगा, नेट 0 आएगा। तो एक्स को 0 रखने से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। क्या इस फॉर्मूले से आ रहा है? हाँ, एक्स को जैसे 0 रखोगे तो आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर होगा, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं ये मानूं कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, x बहुत कम है, r बहुत ज्यादा है, मतलब यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, मतलब इनफाइनेटली लार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं। यहां पे हो जाऊंगा कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, x कम है, तो इनफाइनेटली लार्ज रिंग के एक्सिस पे देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। आर स्क्वायर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा में बहुत छोटा नंबर जोड़ोगे, x का होल स्क्वायर बहुत छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये r स्क्वायर बनेगा, और पावर 3/2 इधर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, r क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा साहब वो होगा आपका, देखिएगा प्लीज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा, के क्यू एक्स कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब जैसे जैसे रिंग के सेंटर से आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, रिंग के सेंटर से आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। अब अगर मैं देखूं एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब बहुत स्मॉल रिंग है, तुमसे बोले स्मॉल रिंग है तो स्मॉल रिंग है मतलब रेडियस बहुत छोटा होगा और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। बहुत लार्ज रिंग है, लार्ज रिंग है, तो लार्ज रिंग है तो रेडियस बहुत ज्यादा होगा। तो लार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का वैल्यू, प्रोपोर्शनल टू एक्स। देख भाई, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बटा आर क्यू आया, और x बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके देख रहा हूं, x बहुत ज्यादा है तो x का होल स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा। तो साहब x का होल स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा तो इसका होल स्क्वायर है, r स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि r बहुत छोटा है, तो r का स्क्वायर और छोटा होगा, तो ये बनेगा स्क्वायर और 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा x क्यूब। साहब ये 2 से 2 करने कटेगा, ये बनेगा x क्यूब। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखेंगे तो सेंटर पे है 0, लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू एक्स बटा आर क्यूब, के क्यू एक्स बटा आर क्यूब। और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी लार्ज डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लार्ज डिस्टेंस पे मतलब एक्स, लार्ज डिस्टेंस मतलब एक्स बहुत ज्यादा है, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और के क्यू बटा एक्स स्क्वायर मतलब पॉइंट चार्ज। तो कई बार नीट में बोलते रिंग है लेकिन फॉर्मूला आपको पॉइंट चार्ज का लगाना होता है। देखिए मैं यहाँ पे सवाल करा के दिखाऊंगा आपको, वो बोलेगा कि रिंग है, सुनना इसका इंपॉर्टेंस समझना, वो बोलेगा कि रिंग है,
रिंग पे टोटल चार्ज है Q, और ये बताएगा नहीं, आपको समझना होगा। टोटल चार्ज है Q, मान लो 10 माइक्रोकूलम, और इसका रेडियस आपको बता देगा कि साहब रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर और 5 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। चलो बताओ, कंसेप्ट समझना बेटा। सवाल में लिखा रिंग, ये पूछा हुआ सवाल है एम्स का। उसने लिखा है कि रिंग है, उसने लिखा कि एक रिंग है और रिंग पे चार्ज है साहब 10 माइक्रोकूलम, 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और आपको 5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे K Q बटा 5 मीटर का होल स्क्वायर। ये आंसर है। सर ये रिंग है, नहीं मानना मुझे रिंग, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब एक्सिस पे ज्यादा डिस्टेंस पे जाके निकालोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। वो देखना सेंटीमीटर है, देखना ये सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा, और ये मीटर इससे 100 गुना कम है, ये तो 100 गुना से ज्यादा ही कम है। 5 है वो 2 है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। ये रिंग पॉइंट चार्ज जैसा हो जाएगा। तो एक रिंग पॉइंट चार्ज है अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो, ठीक है। अब जाते हैं इन्फिनिटी पे। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटली लार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है। अगर एक्स 0 है तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0, केस नंबर 1। अगर x बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x, अगर x बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और x इनफिनिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा? तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, और जैसे जैसे x बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जब x की वैल्यू बहुत छोटी है, देखना भाई x बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है, छोटी नहीं मतलब कंपेरेबल नहीं, बहुत छोटी है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और बहुत बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। लेकिन कब करेगा? जब x बहुत बड़ा है, छोटा वैल्यू पे नहीं, x बहुत बड़ा है मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे यहां आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा। तो हमने x और r के कंपेरेबल वैल्यू पे बात नहीं करी। x बहुत छोटा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और x बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। तो कंपेरेबल वैल्यू पे क्या करेंगे? तो ये दो ग्राफ का एंड मिल गया। तो बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं होगा। x जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो x बहुत छोटा है तभी ये सही है, x बहुत छोटा है तभी ये सही है। अगर x थोड़ा बड़ा होगा तो ये रिलेशन स्ट्रेट लाइन वाला पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना है रिंग की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, वो यहां पे मैक्सिमम होगा, और वो एग्जैक्टली होता है x इज इक्वल टू रेडियस बटा √2 पे। तो एट r बाई √2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो साहब इसमें बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे दो ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रिंग के एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस पे, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बना दिया, मिट भी नहीं रहा मेरे से। एक तरीका है मिटाने का, एक जब कुछ ना हो पाए ना तो एक जबरदस्त तरीका है मेरे पास। लेट सब मिटा दिया। वो तो समझाने के लिए बनाया था अपन ने, तो इसको क्यों मिटा दिया? तो काम का है, तो नीचे लिख दूंगा ना, स्पेस हो गया मेरे पास। अरे मुन्ना देख इधर, तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे रिंग सिमेट्री में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही अलग चीज है, दुनिया से बिल्कुल अलग और नया। उसमें मजा आ जाएगा तुम्हें। मोक्ष मिलने का समय आ गया है, आओ तुम्हें मोक्ष दिखाएं। कुछ बच्चे कहीं देखे होंगे, कहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसको कहते हैं अपन MR स्टार। ये रिंग है। अब इससे ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना कि तुम्हें देख के तुम्हारी आंखें अंदर घुस जाएगी, बाहर नहीं आएगी। देख इधर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने वो एरो बना के इसलिए दिखाया था कि तुम्हें थोड़ा सा फील आए चीजों का कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न अलग असल में कैसा है। अगर मैं इस रिंग से x डिस्टेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो क्या आएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड है k, अगर चार्ज आपका q तो k q, और जितने डिस्टेंस पे लिखेंगे x, k q x, जितना ज्यादा दूर जाओगे ऊपर x लगा दो, डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। हमेशा बढ़ेगा नहीं, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देखूं तो ऐसा ऐसा बना था ना, ऐसा ऐसा ऐसा, देखो ऐसा बना था एकदम। ये सारा मिला दो, रिंग जैसा मिला दो, सबका एक्स कंपोनेंट ऐड किया था। उसी तरीके से यहां पे थोड़ा सोचो कि अगर मैं इस पूरे आधे चार्ज को, देख यहां से चार्ज उठाया, इसको समेट के यहां रख दिया प्लस Q/2, और इस आधे चार्ज को उठाया यहां से और इन सारे चार्ज को यहां के उठा के रख दिया Q/2। हाँ बस, और Q/2। अब इस दोनों का फील्ड देखता हूं, तो इस Q/2 का फील्ड यहां पे इस तरफ होगा, इस Q/2 का फील्ड यहां पे इस तरफ होगा। जब मैं असल में सॉल्व करके देखा, कंपोनेंट ले, देखो इसका एक कंपोनेंट ऊपर कैंसिल, इसका एक कंपोनेंट नीचे कैंसिल, आगे ऐड होगा और ऐड होकर यही आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? एकदम सही बात, एकदम सही बात है। KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे चार्ज है Q/2, यहाँ पे चार्ज है Q/2, तो नेट चार्ज हो गया Q। तो तुम्हें अगर यहाँ पे Q/2 दिया है तो तुम मान लोगे पूरे रिंग पे कितना हो गया, तो Q/2 टोटल Q। तो पूरे रिंग की वजह से जो फील्ड आएगा, सिमेट्रिसिटी होने की वजह से इतना ही फील्ड यहाँ पे आएगा, इतना ही फील्ड यहाँ पे आएगा। अब इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे सवालों में, आपने मॉड्यूल में देखा होगा तो ऐसे सवाल पूछे जाते, लेकिन मैंने कराया नहीं था, इसीलिए नहीं कराया था कि आज मैं कराऊंगा। देखो मान लो यहां पे है एक चार्ज प्लस Q और R डिस्टेंस अपार्ट, कैपिटल R डिस्टेंस अपार्ट, यहां पे चार्ज है प्लस Q। तो एग्जैक्टली मिड से x डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और फाइंड x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। फाइंड x where electric field will be maximum। मुझे x की वैल्यू भी बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, x की वैल्यू भी बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से सुनना, अब ऐसी बात आ ही गई है तो समझिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या, ये विजिबिलिटी है इसकी अच्छी होगी, E इज इक्वल टू K, बोलो इसको मैं रिंग पे मान लेता हूं, इसको कहां मान लेता हूं मैं, रिंग पे। तो मैं इसका एक रिंग बना लेता हूं, ये देख, और इस रिंग पे इस प्लस Q चार्ज को इस आधे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इस प्लस Q चार्ज को आधे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो टोटल चार्ज रिंग पे हो गया 2Q। और रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस 2 पॉइंट चार्ज की वजह से उतना ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी की बात वही है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा साहब K इंटू 2QX डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, पूरा R है तो रिंग का रेडियस हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एक पेज के इस कैलकुलेशन के बाद ये आता है, और यही आएगा, तुम निकाल लो जाओ। यहां ध्यान रखना, ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस हमने लिया है कैपिटल R। तो 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q और प्लस Q, ये रिंग हमने माना है, यहाँ पे रिंग है नहीं था, रिंग था नहीं, रिंग हमने क्या किया, माना है। तुम इस रिंग को चाहो तो हटा लो रिंग को, है ना, माना था मैंने। रिंग सिमेट्री से यहाँ पे प्लस Q मान के हम यहाँ पे फील्ड लिख सकते हैं, ये कहानी थी मेन। तो समझ में आया कि नहीं है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बारी है कि फाइंड x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम। तो अगर रिंग पे चार्ज को मानते तो रेडियस बाय √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो x इज इक्वल टू रेडियस बाय √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब यहां से रेडियस देखोगे तो इस रिंग का डायमीटर हो गया R, तो रेडियस होगा R/2। तो यहां पे लिखेंगे आप R/2 √2 वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम, वेयर E विल बी मैक्सिमम। इस सवाल को मैंने देखा है, जितने भी बड़े बड़े कोचिंगों का नाम सुनोगे उसके मॉड्यूल में है, सॉल्यूशन भी देखा है, लिखा हुआ नेट पे, और मास्टर बताते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड लिखते हैं ये वाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे मैक्सिमम होगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, d/dx को 0 पुट करते हैं और फिर वहां से ये आंसर निकालते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रिंग सिमेट्री से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसको कहते हैं एमआर स्टार। बताओ तुम्हें मोक्ष मिला कि नहीं मिला, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू R/2। और सिर्फ यही नहीं, मैं अगर आपको कराना चाहूं तो और अच्छे सवाल करा सकता हूं बेटा, समय कम रहता है अपने पास, लेकिन देखो मान लो कि एक स्क्वायर बना लिया, एकदम जेई वाला सवाल है ये, नीट में नहीं पूछेगा, नहीं काश ये नीट में पूछ दे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, काश ये नीट में पूछ दे यार, मजा आ जाएगा। देख ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, साइड लेंथ L है,
इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्लेन के ऊपर, है ना। मान लो कि ऐसे प्लेन में रखा है, ऐसे मैं तुम्हें फील दिला देता हूं। मान लो ऐसा है, तो ये स्क्वायर रखा है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज Q, देखो Q Q Q Q, साइड लेंथ है, यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। भैया ये बहुत भयंकर सवाल हो गया, बहुत भयंकर सवाल हो गया। सर क्यों भयंकर हो गया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, स्पेस में अजीब तरह से होगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग आएगा। और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप रिंग सिमेट्री से कर सकते हैं। आप इसको रिंग पे मान ले, ऐसा रिंग आएगा, ये रिंग बन जाएगा, और इस रिंग पे टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 4Q। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 4KQ। क्या लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? 4KQ, 4KQ। कितने डिस्टेंस पे? x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब रेडियस कितना होगा इस रिंग का, ये इंपॉर्टेंट है। तो सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी रेडियस होगा, और साइड लेंथ l है, तो डायगोनल कितना होगा? √2l। तो यहाँ पे रेडियस, ये जो रेडियस है वो डायगोनल का आधा है, तो आप लिखेंगे √2l/2, मतलब रेडियस हो जाएगा आपका l/√2, l/√2। तो यहाँ पे रेडियस को रख देंगे आप l/√2 का होल स्क्वायर, मतलब l²/2 का पावर 3/2 आएगा। अब x जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो बताइए साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू रेडियस बाई 2, रेडियस बाई 2। रेडियस बोलो क्या है? रेडियस है सर l/√2 मल्टीप्लाई √2, मतलब l/2, मतलब स्क्वायर के साइड लेंथ के आधे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और बिल्कुल होगा, जाके कर लो। मजा आया? तो इसको कहते हैं रिंग सिमेट्री, जहां पे ये सवाल तो बहुत आसानी से और जबरदस्त तरीके से हमने किया है। तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ आ गया है ना। तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। रिंग एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQX बटा r² प्लस x² टू दी पावर 3/2, एक्सिस पे लिखा है। अब एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होगा? जब x को 0 रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसे डिस्टेंस पे जहां x बहुत ही छोटा है r से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका k, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू KQX बटा RQ। देखो ना, KQX बटा RQ, वही तो फॉर्मूला है, KQX बटा RQ। अगर x बहुत ज्यादा हो गया, मतलब लास्ट डिस्टेंस पे जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, KQ बटा R² होगा, सॉरी x² होगा, KQ बटा x² होगा। और इन्फिनिटी पे जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ले भैया, पूरा रट के आया हूं मैं, है ना, छोड़ूंगा नहीं, पूरा रट के आया हूं। लाके देख, रट के नहीं आया बे, याद है। अब यहाँ पे समझना, इसको मत समझो। अभी अपन बात करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग के, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है, इसकी वजह से देखना है बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। चिंता मत करो, ये ज्यादा मोटा हो गया, रुक जा, इतना मोटा रिंग नहीं चाहिए, है ना। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ये रहा रिंग, और इस पे चार्जेस यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं कि लैम्डा है। क्या बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस इसका r, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। सर अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो देखो, अगर मान लो ये कंप्लीट रिंग है और पूरे रिंग पे सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रिंग पे सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वही तो मैं लिख रहा हूं ना कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बेटा। कैसे? ये तो पढ़ा है ना अभी, यही तो पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है भाई? अरे कहाँ? ये देखो, x को 0 रखे KQX में, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तब 0 होगा ना जब पूरा रिंग हो। तो आधे रिंग का सेंटर पे क्या होगा? अच्छा, पूरे रिंग पे 0 क्यों हो रहा है? तो पूरे रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम रेडियली आउटवर्ड बनता है यहाँ पे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा,
और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, 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 इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कैंसिल होता जाएगा। सारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कैंसिल होता जाएगा। लेकिन हाफ रिंग के बारे में बात करोगे, अगर आप हाफ रिंग के बारे में बात करोगे तो इस सेगमेंट के बहुत छोटे से हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस सेगमेंट के बहुत छोटे से हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ऐसे ऐसे तो आधे रीजन ही बनेंगे, इसी रीजन की तरफ से इसी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सारा का सारा। हाँ, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे जाके बहुत छोटा सा आर डी थीटा का एलिमेंट कटा है, यहां से भी थीटा एंगल पे जाके बहुत छोटा सा आर डी थीटा का एक एलिमेंट कटा है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे यहाँ पे अपन, तो बेटा एक चीज ध्यान दो, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। देखो ना, ये थीटा है एक्स और ये, तो ये थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा आपका नीचे, इसका एक कंपोनेंट आएगा पीछे और साथ एक कंपोनेंट आएगा इसका पीछे। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका कंपोनेंट पीछे आया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका कंपोनेंट पीछे आया कैंसिल हो जाएगा। मान लो छोटा सा डी है, ये भी डी है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो इस डी का ये कंपोनेंट डी साइन थीटा और इस डी का ये कंपोनेंट डी साइन थीटा, तो 2DE साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 2DE साइन थीटा। नीचे है 2DE साइन थीटा, तो ये 2D साइन थीटा में निकालना है। अब छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी होगा वो लिखो और डी साइन थीटा कर दो, है ना। और इंटीग्रेशन थीटा का 0 से 90 डिग्री तक करना। क्यों 90 डिग्री तक करना? क्योंकि दो एलिमेंट आपने काट लिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो ही नहीं कर सकते ना, दो एलिमेंट काट लिए, तो जैसे जैसे यहाँ पे छोटा छोटा एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा, इस छोटे छोटे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा। ठीक है भाई। तो मान लो चार्ज डेंसिटी इस पर है लेमडा, चार्ज डेंसिटी टोटल क्या है? लेमडा। तो डी थीटा एलिमेंट पे चार्ज डेंसिटी कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? तो ये होगा तुम्हारा लेमडा आर डी थीटा, रेडियस आर है, एंगल ये डी थीटा है, तो ये होगा लेंथ आर डी थीटा और चार्ज पर लेंथ है लेमडा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लिखेंगे आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डी की वैल्यू बोलो, तो डी की वैल्यू होगा डी क्यू के इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू बोलो लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर से आर कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएगा साहब आपका आर, नीचे आ जाएगा आपका आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक। तो 0 से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1, तो वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पे 2k लेमडा बाई आर। तो हाफ रिंग के सेंटर पे इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री तक करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका 2k लेमडा बाई आर। हालांकि मेरा इंटीग्रेट ड्राइव करने का मकसद नहीं था, नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये कुछ काम नहीं आएगा आपके, लेकिन अब समझाता गया तो पूरा ड्राइव हो गया। तो आपको बेटा ये याद रखना है कि हाफ रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाफ रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है साहब, अगर इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा, तो इसके सेंटर पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लेमडा बाई आर। अब इसका मैं और सिखाता हूँ, मतलब थोड़ा समय दो मुझे, समय दोगे ना तो तुम्हें एकदम चमत्कार करके दिखा दूंगा यहाँ पे, एकदम दुनिया से अलग। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना 2k लेमडा बाई आर, चल छोड़, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से 2k लेमडा बाई आर निकाल के दिखा दूं। तो दूसरे तरीके से मतलब कैसे? तो मैंने, अरे यार मत करो ना बात, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब निकाल रहे होंगे तो रेडियली आउटवर्ड सर्कल की वजह से कोई भी चीज, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मत करो, आप एक कोई भी चीज पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं किसी सर्कल पे लिखते हो और आर की वजह से आपको लिखना होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से या पॉइंट मास की वजह से या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर आप सर्कल पे करते हैं, है ना। चलो मान लो कि एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, आर रेडियस के सर्कल पे v स्पीड से कोई पार्टिकल चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड है, ये क्या है? ये कांस्टेंट स्पीड है ना। थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, शायद मैंने पहले ये भी बात करी थी, अब तुम्हें मैंने एकदम अलग डायमेंशन में ले जाता हूं थोड़ी देर के लिए। चलो तुम्हें सपनों की दुनिया में ले चलता हूं थोड़ा सा, आओ, और वहां पे जो तुम्हें चरम सुख मिलेगा ना उसका आनंद लो।
मैं तुम्हें 6 चैप्टर का अलग अलग चीजें एक साथ जोड़ के दिखा दूंगा और हर बार इसको ड्राइव किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें 6 चैप्टर की रिजल्ट एक साथ ला के दिखा दूंगा, एक जगह पे दिखा दूंगा, अलग अलग। कुछ भी पूछो, सर्कुलर पाथ पे आंसर एक ही जैसा होगा। सीखना चाहोगे कि सिर्फ रटोगे? बोलो क्या करे, बताओ। आंसर तो आ गया अपना 2 के लैम्डा बाई आर। सिर्फ ये समझे कि और कुछ समझे? तो समय खराब किए हुए बिना आओ इधर देखो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से चल रहा है, तो इसी इंस्टेंट पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर बाई आर। इसी इंस्टेंट पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर बाई आर। और अगर इसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये यहां से चल के थीटा एंगल घूम के यहां पहुंच गया, मतलब इस आर्क पे एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा? एवरेज ऑन आर्क। जब ये पार्टिकल इस आर्क पे थीटा एंगल घूम के चल चुका है, तो उस आर्क के लिए एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? तो मेरी बात सुनना ढंग से। उस आर्क के लिए एवरेज एक्सीलरेशन होगा साहब, उस आर्क के लिए एवरेज एक्सीलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। याद है ये मैंने पढ़ाया था आपको? हाँ सर। और अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो होता है तेरा v mb स्क्वायर बी आर, mb स्क्वायर बी आर इंस्टेंट पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब थीटा एंगल के आर्क पे चलेगा तो वो हो जाएगा mb स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। क्लियर है? अब आओ, सेंटर ऑफ मास भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। महसूस करो, मान लो यहां पे ओरिजिन है 0,0 और यहां से r डिस्टेंस पे कोई m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है। कहां पे? r डिस्टेंस पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो ये तो पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास तो वही होता है, पॉइंट मास है, पॉइंटेड मास है। तो लेकिन इसके मैं पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास देखूं यहां से 0,0 से, तो कहां पे आएगा? r पे। ठीक है, तो इसका मैं y सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट मास का देखूं तो कहां पे आएगा? r पे। अब मैं कहता हूं कि इसको ना मैं आर्क पे फैला दिया, इसी मास को, ये मास ही है, इसको मैंने आर्क पे फैला दिया जो कि थीटा एंगल का आर्क है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो पॉइंट के लिए कहां पे था? आर पे। तो आर्क के लिए कहां पे होगा? आर्क के लिए कहां पे होगा? आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। बता कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ये ना इतना बकलोली करने की जरूरत नहीं है, इतना बकलोली करने की जरूरत नहीं, पूरी मजदूरी है, ये पूरी मजदूरी है। सारी किताबों में पूरी दुनिया में यही पढ़ाया जाता है और ये पूरी मजदूरी है। सीखेगा एमआर स्टार, है औकात। एमआर स्टार सीखने के लिए भी औकात चाहिए, संघर्ष चाहिए, कर लेगा। आप देख, बता यहां पे तुम्हें ये फील आया कि नहीं आया? और फील आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इलेक्ट्रिक फील्ड देख। मान ले यहां पे क्यू चार्ज है, दूसरे पेज पे ही कर लेते हैं अपन, ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं। मान लो यहां पे क्यू चार्ज है प्लस क्यू, इसके वजह से नीचे किसी r डिस्टेंस पे यहां पे मुझे फील्ड लिखना है, तो इससे नीचे होगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए इंस्टेंटेनियस, एक पॉइंट चार्ज यहीं पे है, तो बोलो क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इसी चार्ज को अब मैं आर्क पे फैला दूं, इसी चार्ज को मैं आर्क पे फैला दूं, कहां पे फैला दूं रामलाल? आर्क पे। इसी चार्ज को आर्क पे फैला दूं। अब मैं पूछूं कि इस आर्क जो कि थीटा एंगल बना रहा है, यार कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इस आर्क की वजह से नेट फील्ड बताओ क्या होगा? इस आर्क की वजह से, समझना बेटा अच्छे से, ये आर्क यहां से यहां तक है, ये आर्क है। इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सीधा आंसर लिख सकता है तू, E ड्यू टू आर्क, ड्यू टू आर्क। ये होगा आपका के क्यू बटा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। हालांकि हमें आंसर पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी खेलते हैं ना यार, चल ना खेलते हैं। तो बता हाफ रिंग के लिए क्या हो जाएगा? हाफ रिंग के लिए क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका हाफ रिंग के लिए E इज इक्वल टू के, हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना था, तो हाफ रिंग की बात करोगे तो टोटल चार्ज लैम्डा
सो चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटा पाई आर, ये लिखोगे। लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्यू अपन पाई आर, तो क्यू अपन पाई आर, तो यहां पे लिखो के, क्यू को लिख सकते हैं हम लेमडा पाई आर, तो क्यू को लिख सकते हैं लेमडा पाई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू साइन पाई बाई 2। हाफ रिंग की बात कर रहा हूं ना, तो थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा हाफ रिंग के लिए, डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। थीटा को अपन पाई रख देंगे, हाफ रिंग के लिए थीटा को क्या रखेंगे अपन? पाई। तो ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 1। और साहब ये पाई से ये पाई कटेगा, आर से ये आर स्क्वायर कटेगा, तो आर बचेगा, ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, तो बोलो क्या होगा? 2k लेमडा बटा आर। तुम बोलोगे सर ये भी तो मजदूरी करना पड़ा। नहीं, असल में ये तुम्हें यहाँ पे ये सीखना है, सीखने को मिला कि जो पॉइंट का कुछ भी लिखो, कुछ भी, चाहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, या सेंटर ऑफ मास लिखो, या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखो, या सेंट्रीपिटल फोर्स लिखो, और आगे अभी और भी आएगा, मैग्नेटिज्म में भी आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा, कुछ भी लिखो सर्कल पे, अगर वो रेडियली है और ऑन एन एवरेज पूरे सर्कल के लिए 0 हो रहा है, मतलब देखो ना, ये पूरा सर्कल बना दूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, पूरे सर्कुलर पाथ पे एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? पूरे सर्कुलर पाथ पे एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है। पूरे सर्कुलर पाथ का एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है। अच्छा सुन, यहाँ पे हाफ रिंग के लिए बता तो, सेंटर ऑफ मास याद है? y सेम होता है 2 पाई बाई आर, होता है ना 2 पाई बाई आर। चल यहाँ पे रख, हाफ रिंग के लिए थीटा को क्या रखेगा? बोल। हाफ रिंग के लिए थीटा को पाई रखेंगे सर, तो हाफ रिंग के लिए थीटा को पाई रख, हाफ रिंग के लिए थीटा को क्या रखेगा? पाई रखेगा। तो बोल यहाँ पे साइन पाई बाई 2 1, ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब ऊपर चला जाएगा 2r बाई पाई। आंसर आगे देख, इसको कहते हैं हमारे स्टार, इसको कहते हैं हमारे स्टार। तो एक चीज जो सब चीज को एक जगह लाके चिपका दिया। देख यहाँ पे एक और डेरिवेशन किया, 2k लेमडा बाई आर। तो यहाँ से सिर्फ तुम्हें 2k लेमडा बाई आर याद नहीं हुआ, क्यू वाला तो भी याद हो गया ना। तो कई बार क्या होता है कि तुम्हें ये एक्सप्रेशन याद होता है, 2k लेमडा बाई आर वाला एक्सप्रेशन याद होता है, और तुमसे पूछ लेते हैं कि साहब बताओ कि क्यू के टर्म्स में क्या होगा, तो फिर तो तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा ना। तो हमने क्यू के टर्म्स में ही डायरेक्ट तुम्हें बता दिया, क्यू के टर्म्स में डायरेक्ट तुम्हें बता दिया 2k लेमडा बाई आर। समझ आया यहाँ से? ये मैंने बात करी हाफ रिंग के लिए, लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई आर, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटा पाई आर। ये हमने बात किसके लिए किया है? हाफ रिंग के लिए। अब हमें आर्क का फील्ड यहाँ पे पता है, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अगर मैं इसी आर्क का, ये तो हाफ रिंग का हो गया ना स्पेशली, इसी आर्क का लेमडा के टर्म्स में अगर लिखूं, एक ही लाइन में जवाब आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ई इज इक्वल टू, एक बात बताओ, ये क्यू चार्ज अभी कितने डिस्टेंस पे है? तो आर्क पे आर्क लेंथ क्या होता है? आर थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अब यहां से रिप्लेस करो, तो के क्यू को क्या लिखोगे बेटा? आर लेमडा आर थीटा। तो क्यू को लिखोगे आप, के क्यू को लिखोगे लेमडा आर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। अब बेटा थोड़ा सा समझदारी दिखाने की जरूरत है यहाँ पे। देखो आर स्क्वायर से आर कटेगा तो एक आर बचेगा बस, और यहाँ से थीटा कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा? 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे कि लेमडा के टर्म्स में और क्यू के टर्म्स में लिखने से, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको क्रिएट हो सकता है लेमडा की वजह से। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लेमडा वाला टर्म ही याद रखिए। कौन सा टर्म याद रखिए आप? लेमडा वाला टर्म से याद रखिए। आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग के लिए होता है 2k लेमडा बाई आर। हाफ रिंग के लिए क्या होता है? 2k लेमडा बाई आर। और आर्क के लिए हो जाएगा आपका 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं, एक रिंग बना लिया और इस रिंग पे आधे रिंग पे मैंने चार्ज रख दिया प्लस और आधे रिंग पे मैंने चार्ज रख दिया माइनस। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे पूछा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस आधे नेगेटिव चार्ज की वजह से ऊपर होगा और इस आधे पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी ऊपर होगा। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? तो नेट फील्ड हो जाएगा आपका 2e। नेट फील्ड क्या हो जाएगा आपका? 2e। तो 2 इंटू 2k लेमडा बाई आर। याद रखिए बेटा ये चीज, तो 2k लेमडा बाई आर। मैंने सिमेट्रिसिटी इसलिए दिखाया कि वो कई जगह एक ही जैसा आता है, थोड़ा महसूस हो, तुम्हें थोड़ा समझ भी आए। सिर्फ आंसर निकालना ही मकसद नहीं होता हमेशा, आंसर निकालने तो रट लो 2k लेमडा बाई आर। अब मान लो क्वार्टर रिंग है ऐसा, अब इसके सेंट्रल फील्ड लिखना है, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू। तो साइन 90/2 हो जाएगा बेटा साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो 2 से √2 कटेगा तो √2 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा √2 के लेमडा बाई आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा √2 के लेमडा बाई आर। चलो यहाँ पे सवाल कर लो, एंड फील्ड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्कुलर रेडियस ए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, सेमी सर्कल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे इस तरफ 2 के लेमडा बाई आर। लेकिन आपको के कहीं नहीं दिख रहा, तो के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया होगा, तो के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे रखोगे तो 2 लेमडा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो कट के आएगा 2, तो लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का मतलब ए, ये रहा आंसर। ठीक है बेटा, तो ये रही आपकी आज की टोटल कहानी। अब अपने को इसके वजह से फील्ड बताना है। देखो ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ है। A thin conducting ring of radius r given charge plus q, the electric field at the center O of the ring due to the charge on the part a k b, a k b यहाँ से यहाँ तक है, तो a k b चार्ज की वजह से फील्ड उसने बताया है कि E है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा होगा कुछ E। then the electric field at the center due to the charge on the part a c d b, a c d b, a से c से d से b, ये पूरे 3 हाफ रिंग के लिए A से C, C से D, D से B, इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और कहाँ होगा ये पूछा है। बेटा इस सवाल को अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो 4 तरीके से कर सकते हैं, और बच्चा एक तरीके से भी नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। देख इधर, इसका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर के इस चार्ज का होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट जीरो होगा ना। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस 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 पूरे रिंग पे कर दो तो नेट फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। बताना नेट फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। तो नेट फील्ड जीरो होने का मतलब यह है कि जितना फील्ड इसके वजह से आया है उतना ही फील्ड इसके वजह से भी होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट जीरो होगा ना। दो फील्ड का सम, इसका ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर पूरा रिंग बना है, तो इस पार्ट और इस पार्ट का नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। तो किधर होगा, तो जस्ट ई इसके अपोजिट होगा, मतलब हो जाएगा ई आपका ई आंसर अलोंग ओके। इस वाले पार्ट की वजह से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। एक बात बताओ, मैं से क्या बोला है कि इस क्वार्टर सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो मेरे से पूछा है कि बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और किधर होगा। ठीक है, अब तुम इस बचे हुए पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से सोचो, तो इसको भी 3 पार्ट में बांट सकते हो, एक ये और एक ये। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर होगा इस वाले पार्टिकल का उतना इधर होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो खुद में ही ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि सेम नेचर का, इसका इधर था तो इसका इधर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आता है तो 4 तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो असल में ये आपके सिलेबस में है, नॉट इन नीट। ये असल में आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। सर सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों करें? हाँ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपन गॉस लॉ से करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। मान लो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है तो इस एज से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एंगल मान लेते हैं कुछ अल्फा है, और यहां से इस एज का लाइन एंगल बना है बीटा, है ना। तो वायर से जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, उसकी वैल्यू मान लीजिए आर है, और फिर वहां से अपर एज का एंगल है अल्फा, लोअर एज का एंगल है बीटा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ ऐसे भागता हुआ निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। देखो ना, एक पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे ऐसे तो निकलता है, 2 हो तो भी ऐसे 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 निकलेगा, या 2 चार्ज से 3 हो तो भी ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ना 2 कंपोनेंट आएंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट आएंगे? 2 कंपोनेंट आएंगे। 2 कंपोनेंट कौन कौन से? 2 कंपोनेंट आएंगे साहब आपके, एक एक्स वाले और एक वाई वाले। देखो इससे नीचे लोअर एज में देखोगे तो इस तरफ होगा, ऐसे 2 कंपोनेंट आएंगे, ई एक्स और ई वाई। दोनों कंपोनेंट का नेट वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये होता है बेटा के लेमडा बेटा आर। लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप। और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप इसलिए है क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली अल्फा और बीटा को बराबर रख दूं, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू मान लो थीटा है, मतलब मिड पॉइंट पे होऊंगा मैं, तभी तो अल्फा बीटा बराबर होगा। तो मिड पॉइंट पे एकदम सिमेट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकला। देखो पहले यहाँ सीधा ऐसे निकलेगा और कुछ ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस निकलेगा। तो नेट फील्ड लाइंस यहाँ पे इधर इधर मिला के इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, नेट फील्ड लाइंस आगे की तरफ बनेगा।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ कहां बनेगा आपका x में, तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, इसलिए y वाले टर्म में j कैप में देखो क्या लिखा है माइनस अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा बीटा थीटा रखो तो cos थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका k लैम्डा बाई r इंटू 2 साइन थीटा, k लैम्डा बाई r इंटू 2 साइन थीटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आई क्या। अच्छा इनफाइनाइट वायर अगर आप मान ले, इनफाइनाइट वायर अगर आप इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्यों साहब, तो इनफाइनाइटली लार्ज वायर है, तो इस एज का पता ही नहीं। और इनफाइनाइटली लार्ज वायर किसको कहते हैं पता, ये इनफाइनाइटली लार्ज है या स्मॉल है, बताओ ना ये क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है या स्मॉल है, तो डिपेंड करता है इसको देख कहां से रहे हो, इसको लो कलम लो और ये इनफाइनाइटली लार्ज वायर है, और ये इनफाइनाइटली लार्ज कैसे हो सकता है बताओ करके, ले अपने आंख के पास रख ले, आंख से देख इसको, आंख से देख, अपर एज तुम्हें दिखेगा ही नहीं, मतलब अपने आंख के पास लाकर देखेगा ना तो अपर एज बहुत ऊपर दिखेगा, तो अपर एज का एंगल बता 90, तो अपर एज का एंगल बहुत ऊपर है तो 90 मतलब इनफाइनाइट वायर हो गया। तो मतलब ये है कि इसी वायर से बहुत पास वाले डिस्टेंस पे देखेंगे, इसी वायर से बहुत पास वाले डिस्टेंस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इनफाइनाइटली लार्ज वायर का, और बहुत दूर जाओगे तो ये चीज छोटा हो जाएगा। मैं तुम्हारे आंख से बहुत दूर रख दूं तो ये छोटा है, ले 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 देख, ले ले बता ये छोटा है कि बड़ा है, देख बता कैसा वायर दिख रहा है ये, सर इनफाइनाइटली लार्ज दिख रहा है देख, और दूर लेता जाऊंगा तो तुम्हें कैसा दिखेगा, एकदम छोटा दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली वायर कोई अलग से होता है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस लाइन चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो ये इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, ये एंगल देख यहां पे क्या हो जाएगा 90, तो क्या होगा cos 90 तो 0 ही हो जाएगा, sin 90 112 तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई r। तो यहां पे याद करना इसलिए भी आसान हो गया ये क्योंकि हाफ रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही सेमी सर्कुलर वायर का होता है, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाफ रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर वायर की रिंग मतलब हाफ रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वही होता है इनफाइनाइटली लार्ज वायर की वजह से। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो बेटा एक्जैक्टली 2k लैम्डा बाई r और 2k लैम्डा बाई r। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए पूछूं, किसके लिए पूछूं, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो साहब सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर की मतलब एक एज तो इन्फिनिटी पे गया है और एक एज का एंड यहां है, तो बताइए कितना हो जाएगा r डिस्टेंस पे, तो अल्फा हो गया आपका 0 क्योंकि एक एज पे यहीं पे देख रहे हो आप, और बीटा हो गया आपका 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे आप तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r साइन 0 साइन 91, k 0 साइन 91, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको k लैम्डा बाई r, लेकिन सिर्फ ये i वाला कंपोनेंट आएगा। एग्जैक्टली आप cos में भी देखोगे तो एक cos वाला टर्म भी होगा, cos अल्फा 0 1 हो जाता है ना बेटा ये, तो ये आ जाएगा आपका k लैम्डा बाई r i कैप प्लस k लैम्डा बाई r j कैप, तो ये आ जाएगा आपका √2 k लैम्डा बाई r, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से दूर, तो यहाँ पे पूरे प्लस चार्ज है तो इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई r। क्या होगा साहब इलेक्ट्रिक फील्ड √2 k लैम्डा बाई r। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, हाफ रिंग का और इनफाइनाइटली लार्ज लाइन चार्ज का सेम होता है, क्वार्टर रिंग का और सेमी इनफाइनाइट वायर का सेम होता है, देखो √2 k लैम्डा बाई r, उसका भी क्या था √2 k लैम्डा बाई r। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे थोड़ा सा डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है साहब, तो डाइपोल कोई नई चीज नहीं है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो उसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। देखो ये यहाँ पे माइनस चार्ज माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, अब साहब माइनस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों के बीच में डिस्टेंस L, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये है डाइपोल मोमेंट। जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कभी भी डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं Q इंटू एल, कभी लिखते हैं Q इंटू 2L, कभी लिखते हैं QA, कभी लिखते हैं Q इंटू 2A। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देखो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 2A है तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू 2A। डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आइडियल डाइपोल
मतलब बहुत स्मॉल, आइडियल डाइपोल मतलब स्मॉल डाइपोल, और स्मॉल डाइपोल का मतलब लेंथ बहुत छोटा। और डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका नेट चार्ज होता है जीरो, टोटल चार्ज मस्ट बी जीरो। अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो नहीं है तो डाइपोल नहीं बन पाएगा, नेट चार्ज जीरो नहीं है तो डाइपोल नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, अगर उनके बीच की डिस्टेंस ए है तो डाइपोल मोमेंट होगा क्यू इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कुछ भी दोनों के बीच की डिस्टेंस वो लिखते हैं, 2a है तो 2a लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आम पर तरीका पढ़ाने का, भैया पढ़ा दिया डाइपोल समझ आ गया, कुछ नहीं आया तुम्हें डाइपोल समझ। मैंने क्या बताया, मैंने तुम्हें डाइपोल पढ़ाया कि डाइपोल की इंफॉर्मेशन दी, बता डाइपोल की इंफॉर्मेशन दी कि एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो वो डाइपोल बन जाता है, क्यों बनता है, और माइनस क्यू प्लस ही क्यों रखते हैं, मैं तो प्लस क्यू रखूंगा। बोल, तो बोलेगा सर नहीं बनेगा, कारण बता क्यों नहीं बनेगा, क्या दिक्कत है प्लस क्यू, मैं रखूंगा तेरा प्लस क्यू और माइनस 2q, इक्वल है ना, अपोजिट ही क्यों, अपोजिट और अनइक्वल रख दे तो क्यों नहीं बनेगा डाइपोल, बता। और ये जब फील आ जाना तब तुम्हें समझ आएगा कि इसमें खास बात क्या है, क्या खास बात है क्यू एंड माइनस क्यू में, जो क्यू और क्यू में नहीं है, जो प्लस क्यू और माइनस 2q में भी नहीं है, जो 4q और माइनस क्यू में नहीं है, क्या खास बात है जो माइनस क्यू और माइनस क्यू में नहीं है, वो इसमें क्या खास बात है। तो कुछ तो साफ खास है, कुछ तो खास है, क्या है बताओ, बताओ मुन्ना बताओ, मजे आएंगे एकदम, बताओ क्या खास बात है। तो तुम्हें थोड़ा समय देते हैं सोचने का। अब कभी कभी मतलब क्लास में होते तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में ही थोड़ा फर्क होता है कि अपन आपका राय भी सुन सकते थे, और आपका राय सुनते तो हमें समझ आता, एकदम युगांडा वासियों की तरह तुम कुछ भी बोल देते हो, हमें पता है ना, पता है हमें बेटा, तुम्हारे एकदम मन में जो विचार आते हैं एकदम बाह्यात, घटिया, निहायती बेवकूफ वाली दिमाग में तुम्हारी बात आएगा, कुछ भी बोल देता है बच्चा सर बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं सर। अच्छा सुनो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बहुत यूनिक है। ऐसा नहीं है कि किसी के सपने में आज आया कि मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन लूंगा और उसको डाइपोल बोलूंगा। तो भाई साहब दुनिया ना बहुत बहुत वो है, ले लेती है तुरंत, क्यों बोलोगे, क्या खास बात है इसमें। तो भाई साहब ने एक्सप्लेन किया कि आप प्लस क्यू ले लो तो आपको कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप प्लस क्यू माइनस क्यू ले लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बीच में होगा, प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा। अगर आप प्लस क्यू एंड प्लस 4q लेते हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा। अगर आप माइनस क्यू एंड प्लस 4q लेते हो तो तब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होगा हाईली एसिमेट्रिक होगा, है ना, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, यहाँ पे जीरो, बीच में जीरो, कभी यहाँ जीरो, कभी कहीं इसके पास जीरो, कभी इसके इधर जीरो। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न एक सिमेट्रिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा एकदम सिमेट्रिक और कहीं भी जीरो नहीं होगा। बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इस रीजन में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा एक्सिस पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न इधर ऐसा बनेगा, देखो माइनस से दूर और प्लस की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ बनेगा, क्यों बनेगा ये भी समझाऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का बनता है, तो ये एक सिमेट्रिक नेचर का बना है। प्लस क्यू का एकदम बाह्यात बनता है, देख प्लस क्यू का कैसा बनता है, देख ऐसा बनता है प्लस क्यू का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा जीरो, तो यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस नहीं बनेगा बीच वाले में, तो कुछ ऐसा और ऐसा बनता है, फिर ऐसा फिर ऐसा, मतलब सॉरी नहीं प्लस का तो ऐसा नहीं, बीच में जीरो होता है, ऐसा बन जाता है प्लस और प्लस का। तो इसका कोई मजेदार चीज नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बीच में, प्लस के बीच में। लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो फील्ड लाइंस बनता है, बना लेना प्लस क्यू और माइनस क्यू का तो बना ही था डाइपोल का, तो कुछ इस तरह का फील्ड लाइंस बनता है। देखो प्लस से निकलता है माइनस पे जाता है, प्लस से निकलता है माइनस पे जाता है, प्लस से निकलता है माइनस पे जाता है, कहीं भी जीरो नहीं है देखो, और ऐसा फील्ड लाइंस बनेगा। ऐसा फील्ड लाइंस बनेगा। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना बढ़िया पैटर्न है,
और इसका तुम इफेक्ट भी देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस डाइपोल के बाहर वाली रीजन में, वो माइनस से दूर और प्लस की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ना ऐसे आया है फील्ड लाइंस, ऐसे माइनस में घुस रहा है, मतलब इधर है फील्ड लाइंस, यहाँ पे देखो इधर है फील्ड लाइंस, इधर है फील्ड लाइंस, इधर आगे की तरफ माइनस से प्लस की तरफ, और इस रीजन में देखोगे तो ये आगे की तरफ है। तो अपन बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैटर्न बना के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ये बढ़ाया है, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बढ़िया पैटर्न बना है। तो इस बढ़िया पैटर्न का नाम दे देते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इसका लेंथ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का बनेगा, तभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी वैनिश नहीं होगा, कहीं भी इस रीजन में कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसलिए हम इक्वल एंड अपोजिट लेते हैं। अगर तुम गलती से भी यहाँ -2 की ले लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा और उसका पैटर्न ही खराब हो जाएगा। उधर तुम 4Q ले लोगे तो पैटर्न खराब हो जाएगा, एकदम बहुत सुंदर सा पैटर्न बना है। और आइडियल डाइपोल उसको बोलते हैं जिसका लेंथ बहुत छोटा हो और टोटल चार्ज डाइपोल का क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये है डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये हो गया बेटा। डायरेक्शन होता है -Q से +Q की तरफ, डायरेक्शन लिखा है ना बेटा, -Q से +Q की तरफ, डायरेक्शन फ्रॉम -Q टू +Q, क्योंकि डाइपोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड -Q से +Q की तरफ होता है, तो जिधर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसी तरफ बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q एंड -2Q, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज Q और -2Q are respectively placed at the three corners of equilateral triangle of side A. Magnitude of the electric dipole moment of this system. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा क्या, तो हर वो सिस्टम जिसका नेट चार्ज जीरो हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कैसे, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस से +Q की तरफ होता है, साइड लेंथ इसका मान लो L है, नहीं सर A दिया हुआ है तो चलो A मान लो, कोई दिक्कत है अपने को, A दिया हुआ है। तो देखो -2Q को -Q लिखो, इस -Q और Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा P इज इक्वल टू Q इंटू A, इस -Q और Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा P इज इक्वल टू Q इंटू A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कोलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P नीचे की तरफ आएगा √3Q इंटू A, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा √3 इंटू QA। नेक्स्ट देखिएगा साहब, नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा और देखो, पहले रुक जाओ या आओ नेक्स्ट देख ही लेते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखो ध्यान से, ये बेटा है -Q, ये +2Q और ये है -Q, ये डाइपोल बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, देखना ध्यान से। ये -Q से +2Q की तरफ आगे एक डाइपोल बनेगा P दैट इज इक्वल टू Q इंटू L। डाइपोल मूवमेंट होता है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इंटू उसका लेंथ। तो देखो माइनस से प्लस की तरफ Q इंटू L, साइड लेंथ L है, और प्लस -Q से +Q की तरफ ऊपर में होगा इसका, एक इधर होगा, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फिक्स रखते हुए। तो माइनस से प्लस की तरफ आगे और ये माइनस से प्लस की तरफ ऊपर, ये होगा आपका QL। अब QL और QL 90 डिग्री पे होगा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट आएगा आपका √2QL। अभी √3QL क्यों आया था, √3QL क्यों आया था, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल बना रहा था, एक QL इधर और एक -QL से +QL इधर, तो ये QA और 60 डिग्री पे √3 है, ठीक है बेटा। इधर ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखना, एक बढ़िया सवाल मैंने खुद बनाया है इसको। ये चार्ज यहाँ पे -Q है, अच्छे से देख लो, ये चार्ज है +3Q और ये चार्ज है आपका -Q, ये चार्ज है आपका, गलत लिख दिया यार सवाल, ये +4Q बनाया था। सिस्टम का नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए तभी तो डाइपोल बनेगा, सब गड़बड़ कर दिया। रुको, नहीं सही है, चलो ये तो आसान ही सवाल है फिर तो। देख भाई देख, कोई बात नहीं, एक बढ़िया सवाल बनाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो डाइपोल ही बन गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये -Q है, ये -Q है, ये -Q है और ये +3Q है और साइड लेंथ है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो बेटा अब मैंने समझा दिया, आपको सॉल्व करना सिखा दिया है, समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है। इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे निकालेंगे, ये 3Q को आप लिख लेंगे +3Q और -Q से +Q की तरफ डाइपोल होगा, तो एक डाइपोल बनेगा -Q से +Q की तरफ ऊपर, एक डाइपोल बनेगा -Q से +Q की तरफ इधर, और एक डाइपोल बनेगा -Q से +Q की तरफ इधर, ये बनेगा। और यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो साहब ये बनेगा आपका QL, ये बनेगा आपका QL और ये बनेगा आपका QL।
और नेट जोड़ दीजिए आप, है ना, नेट वेक्टर की तरफ जोड़ेंगे आप, वेक्टर की तरफ जोड़ेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये QL, ये QL तो √2 QL, और ये QL पहले से है, नहीं QL नहीं होगा, ये √2L होगा, सॉरी ये √2 QL होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस होगा आपका √2L, ये होगा आपका √2 QL। अब ये 90 डिग्री पे देखें QL क्या हो जाएगा, √2 QL, और वो पहले से √2 QL, तो नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा आपका P = 2√2 QL, P = 2√2 QL, है ना, चिंता करने की बात नहीं, सही है। यहाँ देखिए ये मैंने बनाया एक रॉड, जिस रॉड पे टोटल चार्ज रख दिया मैंने +Q, ध्यान से देखिएगा, एक बनाया रॉड और रॉड पे मैंने टोटल चार्ज रख दिया +Q यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ है L, और यहाँ से A डिस्टेंस पे -Q चार्ज रख दिया, ये भी +Q चार्ज है लेकिन वो रॉड पे रखा है, और ये -Q चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे, क्या ये डाइपोल बनेगा, क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा, ये आज का सवाल है, आज का सवाल, और इसका सॉल्व करने पे आपको मिलेंगे बहुत सारी शाबाशी। हर बार पैसे ही चाहिए क्या, हम भिखारी टाइप हो गया भाई, पैसे पैसे पैसे। इसको सवाल को सॉल्व करने पे, जवाब देने पे, सही जवाब देने वालों को मिलेगा आपको बहुत सारा शाबाशी, तो प्लीज इसका सही जवाब देना ना भूलें। क्या ये डाइपोल बनेगा, और डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और डाइपोल ये तो क्या, आज का सवाल मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे, कई लोग बोलते हैं सर अंग्रेजी में लिखो, अरे आज का सवाल का मतलब हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे, ये डाइपोल बनेगा क्या, प्राण निकाल दूंगा तेरा एकदम साहब, अगर कहीं किसी कोने में बच गया ना, डंडी लगा के निकाल दूंगा उसको, कहीं कोने में थोड़ा बहुत प्राण बच गया ना तो डंडी घुसा के निकाल दूंगा प्राण को, देख अभी चल देख इधर, क्या ये डाइपोल बनेगा, पर आज तक ना देखा नहीं सुना, क्या ये डाइपोल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो सर वो भी बनता होगा, वो तो तुम सोचो, ये टोटल चार्ज है यहाँ पे +Q, ये टोटल चार्ज है -Q, तो क्या ये दोनों डाइपोल बनेंगे, डाइपोल बनेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है साहब, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल सॉल्व करके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। हालांकि आप एक बार सॉल्व करेंगे, बाकी फॉर्मूला कैसे याद होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वो तो मैं ही बताऊंगा, तो ये नोट्स में से मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये 2 क्वेश्चन भी आपके पास चले जाएंगे, इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई खास बात नहीं है, ये पूरा नोट्स आपके पास जाना चाहिए, मैं बोल दूंगा। तो सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये दोनों चीज आप एक बार डेरिवेशन देख लेना बस, बाकी फॉर्मूला जो आता है वो बच्चों को कभी याद नहीं रहता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूला भूलना मुश्किल होगा, याद रखना तो छोड़, बताऊंगा। शॉर्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न तो बहुत आसान है, बच्चों को याद हो जाता है, लॉन्ग डाइपोल जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते हैं, उसके डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं तुम्हारे दिमाग में सेट करा दूंगा, पूरी गारंटी है। तो आज कुछ ज़्यादा ही हेवी चीज़ें पढ़ा दी आपको, इलेक्ट्रोस्टैट है भी बहुत ज़बरदस्त चीज़, तो मैंने आपको रिंग सिमेट्री सिखाया, उसके बाद हाफ रिंग का कहानी अलग तरीके से मैंने आपको फील कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग तरीके से समझाया, और डाइपोल मोमेंट का भी कंसेप्ट अलग तरीके से समझा, सब कुछ आपको एकदम सुपर क्वालिटी का दिया है आज तो, है ना, हमेशा ही देते हैं ऐसे तो आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिए और अपने कंसेप्ट बिल्डअप करिए, बेसिक चीज़ें सीखिए, घबराइए नहीं, अभी बहुत समय है, सीखते और पढ़ते चलिए, आप बहुत जल्दी सफलता पाएंगे, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेज 45 ज़्यादा ही पढ़ लिया, धन्यवाद।